हेलो बच्चों, मैं आपका गणित शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 9 गणित की NCERT की पुरानी किताब की प्रश्नावली 2.5 या सत्र 2023-24 की गणित की NCERT की किताब की प्रश्नावली 2.4 की प्रश्न संख्या 11 के हल को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि प्रश्न 11 में लिखा है कि गुणनखंडन कीजिए 27x की घात 3 धन y की घात 3 धन z की घात 3 माइनस या ऋण 9xyz। तो इस प्रकार यहाँ पर लिखा है 27x की घात 3 धन y की घात 3 धन z की घात 3 ऋण 9xyz। इसका हमें गुणनखंडन करना है। इसके गुणनखंडन को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर हल दिया है, जिसे आप देख रहे होंगे। ये जो हमें बहुपद यहाँ पर दिया गया है जिसका हमें गुणनखंड करना है, इसे देखकर हमें ये समझने का प्रयास करना चाहिए कि इस अध्याय 2 में जितनी भी सर्व समीकरणे दी गई हैं, अर्थात सूत्र दिए गए हैं या फॉर्मूले दिए गए हैं, उनमें से कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर लग सकता है। तो 8 सर्व समीकरणे इसमें दी गई हैं इस अध्याय में, और आपको उन 8 सर्व समीकरणों में से इसके लिए उपयुक्त सर्व समीकरण का चयन करना है, उपयुक्त सूत्र का चयन करना है, और ये आपको सीखना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 पद ऐसे हैं जो घात 3 के साथ हैं। आप 27 को भी 3 की घात 3 लिख सकते हैं, x की घात 3, और 3 और x को एक साथ कर लें, ऊपर घात 3 लगा दें, तो हम ये कह सकते हैं पहले 3 पद जो हैं धन चिन्ह के साथ हैं और घन के रूप में हैं या घात 3 के रूप में। आपको देखना होगा कि जो अध्याय 2 में सर्व समीकरणे दी हैं उसमें से कौन सी सर्व समीकरण ऐसी है जिसमें शुरू के 3 पद जो है वो घात 3 के हैं। तो आप पाएंगे कि सर्व समीकरण 8 है, और साथ साथ में उसमें अंत में ऋण करके कुछ एक पद और होगा। तो इस तरह से अगर आप थोड़ा सा इस तरह से विश्लेषण करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि हमें कौन सी सर्व समीकरण का प्रयोग यहाँ पर करना है। और हमें यही सीखना होता है कि किस सूत्र का प्रयोग किस प्रश्न में कहाँ पर कैसे हमें करना है, यही सीखना है। यही जिसको आ गया उसे गणित आ गई। तो आपको ये विश्लेषण सदैव करते रहना चाहिए कि हम कहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसके कारण को समझते हुए ही थोड़ा सा गणित को समझने का प्रयास करेंगे तो गणित आपको सरल लगने लगेगी। खैर, अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर सर्व समीकरण 8 लगेगी। उसी को हमने यहाँ पर देखिए पहले तो बहुपद को ही उस रूप में लाने का प्रयास किया है कि जिससे वो सर्व समीकरण के रूप का हो जाए, और फिर सर्व समीकरण के रूप का हो भी जाता है तो उसे मैंने यहाँ पर ये देखिए इस रूप में ले आए हम। इस रूप में आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि 27 जो है 3 की घात 3 के रूप में हो जाता है, और फिर x के साथ मिला करके जब हम उसको लिखते हैं और पूरे 3x लिख करके पूरे पर घात 3 लगा देते हैं, तो इस तरह से ये एक बहुपद हमको प्राप्त होता है।
और यहाँ पर सर्वसमिका से कुछ हद तक मेल खा रहा है, अभी पूरी तरह से मेल नहीं खा रहा है। तो यहाँ पर इस सर्वसमिका को एक और रूप में लिखना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसको पूरी तरह से मेल खाते हुए लिखने के लिए हम यहाँ पर एक पद और जोड़ सकते हैं, बराबर 3x पूरे की घात 3 धन y की घात 3 और धन z की घात 3, और यहाँ पर ऋण 3 और ब्रैकेट में 3x और फिर ब्रैकेट में y और फिर ब्रैकेट में z। इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पर हमने ये जो स्टेप लिखा है, यही स्टेप आपको अच्छी तरह से लिखना आना चाहिए। अब इसको जब मेल करेंगे हम सर्वसमिका 8 से, तो अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा कि उससे मेल खाता है। उसको थोड़ा सा समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक और तरीके से समझाने का प्रयास किया है कि यहाँ पर जब ये इस रूप में था तो आप देख रहे हैं 3 की घात 3 और x की घात 3 लिखा है, फिर ऐसे धन y की घात 3 धन z की घात 3 ऋण 9xyz है। फिर इसी को ऐसे लिख सकते हैं 3x पूरे की घात 3 धन y की घात 3 धन z की घात 3 ऋण 3 ब्रैकेट में 3x फिर ब्रैकेट में y फिर ब्रैकेट में z, इस रूप में लिखते हैं। तो आप इसको जो ज़रा सर्वसमिका 8 से जब तुलना करेंगे तो यहाँ पर हमने आपकी किताब में XYZ के पदों में सर्वसमिका 8 लिखी गई है, लेकिन चूंकि यहाँ पर जो बहुपद है वो भी XYZ में है, इसलिए आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर उस सर्वसमिका को a की घात 3 धन b की घात 3 धन c की घात 3 ऋण 3abc के रूप में लिखा है, जिससे वो कन्फ्यूज़न ना हो। तो ऐसे सवालों में आप इस रूप में सर्वसमिका को लिख सकते हैं, यानी आप वहाँ पर चरों को बदल सकते हैं, तभी आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, नहीं अन्यथा त्रुटि होने की संभावना रहती है, जो बच्चे अच्छी तरह से गणित नहीं समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब आप देखिए a की घात 3, ये जो 3x है वो a की जगह है, और इस तरह से हम कह सकते हैं a की घात 3 की तरह ही आपका 3x पूरे की घात 3 है। फिर धन की जगह धन आ गया, y की घात 3 की जगह b की घात 3 आया, जहाँ पर हम कह सकते हैं कि y की जगह पर b आया है या b की जगह पे y आया है, कुछ भी आप कैसे भी समझ लीजिए। फिर धन की जगह पे धन है, फिर c की जगह पे z है यहाँ पर, और c की घात 3 की जगह पे z की घात 3। तो हमें ये ध्यान रखना है a b c की जगह पे क्या आ रहा है प्रश्न में हमारे। तो यहाँ पर a की जगह 3x, b की जगह y, c की जगह z आया है, यही हमें यहाँ पर समझना है। फिर ऋण 3abc होता है, यही तीनों abc की गुणा होती है, और साथ में गुणा में 3 भी आता है। तो 3 तो भैया यहाँ पर है ही है, हमने 9 को क्या कर दिया 3 गुणे 3 के रूप में लिख लिया, और x के साथ दूसरा 3 रख दिया और उसे ब्रैकेट में बंद कर दिया। तो अब देखिए क्या हो रहा है, 3x जो एक पहले ब्रैकेट में था वो a की जगह पे है, समझ लीजिए a की जगह पे 3x हो गया, और b की जगह पे y हो गया, और c की जगह पे z हो गया। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई 3x की जगह पे a है, y की जगह पे b है, z की जगह पे c है, कैसे भी समझ सकते हैं, आपको समझना है। फिर जब समझ लिया तो ये जो सर्वसमिका होती है, अगर इतना इस रूप में हमको प्राप्त होती है तो उसे हम इस तरह से 2 ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं। ये है सर्वसमिका आपकी, इस रूप में सर्वसमिका है, तो ये आपको याद होनी चाहिए। और उसी को यहाँ पर नीचे लिखा भी गया है, जो आपकी किताब में है वो XYZ के रूप में इस रूप में है, जैसा कि यहाँ पे हरे रंग से मैंने लिखा है, और लाल रंग से मैंने उसे बदल कर लिखा है, जिसका प्रयोग हम यहाँ पर कर रहे हैं।
अब उस आधार पर अगर आप देखें तो ए की जगह 3x, यहाँ ब्रैकेट में है x प्लस वाई प्लस जेड या कह लीजिए, या ए प्लस बी प्लस सी कह दीजिए, और 3x धन वाई धन जेड ऐसे पहले ब्रैकेट में हो जाएगा, क्योंकि ए की जगह पे 3x और बी की जगह पे y और सी जी की जगह पे z। ये चीज़ यहाँ पर आपको समझ लेनी है, कैसे कौन किसकी जगह पे है या किसके बराबर है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो इस तरह से पहले ब्रैकेट में 3x धन वाई धन जेड आ गया। अब दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पे देखिए a की घात 2 धन b की घात 2 धन c की घात 2 ऋण ए बी ऋण बी सी ऋण सी ए ऐसे करके है। तो इसको लिखने के लिए आपको बस कितना ध्यान रखना है कि a की जगह हमारे इस प्रश्न में क्या है। तो a की जगह पे 3x है, इसलिए 3x पूरे की घात 2 हो गया। धन b की घात 2 है तो धन लगाया, और b की जगह पे y है तो y की घात 2 हो गया। धन c की घात 2 है तो यहाँ पर धन लगाया और c की जगह पर z लिख दिया और z की घात 2 हो गया। अब फिर ऐसे ही ए बी सी के स्थान पर हम लिखते चले जाएंगे। तो हमें यहाँ पर ऋण 3x और गुणे में y, फिर ऋण y z और ऋण z और गुणे में 3x है मिलेगा। अब इसको थोड़ा सरल कर लीजिए। तो पहले ब्रैकेट में जो रहेगा वो उसमें सरल कुछ होना ही नहीं है, सब अलग ही अलग रहेंगे, सब विजातीय पद हैं, सजातीय पद है नहीं। तो ये हो गया। और दूसरे वाले में ये 3x पूरे की घात 2 जो है उसे हम 9x की घात 2 लिख सकते हैं। y की घात 2 को y की घात 2 ही लिखेंगे, z की घात 2 को z की घात 2 ही लिखेंगे। यहाँ पर ऋण 3xy है तो 3xy आ गया, ऋण yz है तो ऋण yz आ गया। और फिर यहाँ पर x को पहले अगर लिखते हैं और संख्याओं को पहले ही लिखा जाता है, गणितीय संख्याओं को पहले लिखते हैं, तो 3xz कह लो या 3zx कह लो, आप ऐसे लिख देंगे। और इस प्रकार से हमें जो गुणनखंडन करना था वो हमारा गुणनखंड के रूप में यहाँ पर मिल गया। क्या मिला? 3x धन y धन z और 3x धन y धन z एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस yz माइनस 3zx। इस प्रकार आप इस हल को समझ गए होंगे। यदि नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।